साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी डी रजिस्टर और डी रिकग्नाइज बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो समझें ये रजिस्टर्ड पार्टी क्या होती है। तो देखो, रजिस्टर्ड पार्टी कौन सी पार्टी होगी? ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ करवाना ही क्यों पड़ता है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पढ़ते हैं तो उसका सेक्शन 29E क्या कहता है? वो ये कहता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और एक बार अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन करवा ले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो देखो सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का क्या कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो आपको क्या कहेंगे? रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हैं? इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो देखो, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है साथियों टैक्स एग्जम्पशन, और यही सबसे बड़ा पॉइंट है, इसलिए ये टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। टैक्स एग्जम्पशन, जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको टैक्स देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो कि डोनेशन के थ्रू आपके पास आता है। अब इसका मिसयूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल। कैसे? इसको आप समझें कि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हो गई है, ठीक है, लेकिन वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। अब इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन डोनेशन उनको आता जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ठीक है, ब्लैक मनी जनरेट करने के लिए अपना खुद का ही पैसा अपनी पॉलिटिकल पार्टी को गलत सोर्स से अपने पास पहुंचा लिया, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। और टैक्स उस पर लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तो इसीलिए अभी ये सवाल उठाया जा रहा है और इसीलिए हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन ना लड़े तो क्या उसको डी रिकग्नाइज किया जा सकता है? क्या उसको डी रजिस्टर किया जा सकता है बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? यही हमारा सवाल है और यही हमने समझना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जब रजिस्टर हो जाते हैं तो उसको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। एक तो टैक्स बेनिफिट हो गया, कॉमन सिंबल मिलता है, 20 स्टार कैंपेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के टाइम में लगभग 2790 आपको रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो देखने को मिलेंगी। अब जब हम बात करते हैं रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो देखो साथियों, या तो ये नेशनल लेवल की हो सकती है या फिर स्टेट लेवल की हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बननी है तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो देखिए, 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहले 6% ऑफ वैलिड वोट। वैलिड वोट्स क्या होते हैं? जो एक्चुअल में लोग वोट डालने गए हैं, ठीक है, उस वोट को हम वैलिड वोट कहते हैं। तो 6% जो है वैलिड वोट जो है वो आपके फेवर में होने चाहिए, आपको मिले होने चाहिए। कहाँ से कम 4 या फिर इससे ज़्यादा स्टेट्स में किस इलेक्शन में, तो चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे असेंबली के इलेक्शन हो। तो एक तो ये क्राइटेरिया होगा और इसके साथ में ये 6% वाला क्राइटेरिया प्लस आपको 4 सीट्स कम से कम लोकसभा की जीतनी पड़ेगी किसी भी स्टेट से, ठीक है। तो ये पहला क्राइटेरिया होगा। अगर आप इतना फुलफिल करते हैं तो आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कंसिडर किया जाएंगे। या फिर जो लोकसभा के जनरल इलेक्शन होते हैं उसका आपको 2% सीट जीतना है, और 2% ये कितना होगा? 11 होगा। और ये कितने स्टेट से? 3 स्टेट से। तो चाहे ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लो या ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लो तो आप नेशनल पार्टी के रूप में रिकग्नाइज किए जाएंगे। या फिर अगर आप इंडिया के 4 स्टेट्स में अगर स्टेट पार्टी का स्टेटस आपको मिला हुआ है तब भी आपको नेशनल पार्टी कंसिडर किया जाएगा। फिर ये स्टेट पार्टीज़ के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो देखो, स्टेट पार्टी बनने के लिए 6% अगेन जो वैलिड वोट्स हैं, ठीक है, किस इलेक्शन में? असेंबली के इलेक्शन में। एक स्टेट के असेंबली के जो इलेक्शन है उसमें से उसका जो 6% वैलिड वोट जो है वो आपको मिला होना चाहिए, और इसके साथ में आपको उस स्टेट के 2% सीट्स भी जीतने पड़ेंगे। असेंबली की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये फुलफिल कर लेते हैं तो आप स्टेट पार्टी बन जाएंगे, ठीक है। या फिर 6% वैलिड वोट आपका होना चाहिए लोकसभा का इलेक्शन जब होगा उसी स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ, ठीक है। तो आपके स्टेट में लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं और जितने वोटर्स हैं उस वैलिड वोट का 6% जो है वो आपको वोट मिलना चाहिए, और इसके साथ में आपको एक लोकसभा की सीट जो है वो जीतनी पड़ेगी, ठीक है, आपके स्टेट में। तो आप ये फुलफिल कर लो या ये फुलफिल कर लो, आप स्टेट पार्टी बन जाएंगे। या फिर 3% टोटल सीट जीत लो असेंबली के इलेक्शन के, या फिर 3 सीट जीत लो, जो भी ज़्यादा होगा तो वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, आप स्टेट पार्टी के रूप में कंसिडर किए जाएंगे। आपको एक सीट जीतनी पड़ेगी हर 25 सीट के पीछे। हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो आपके स्टेट में अगर 25 सीट्स हैं लोकसभा की तो आपको एक जीतना पड़ेगा, आप स्टेट पार्टी कंसिडर किया जाएंगे। 50 है तो 2 जीतने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये क्राइटेरिया भी फुलफिल आप करते हैं तो आपको स्टेट पार्टी जो है वो कंसिडर किया जाएगा। फिर एट द सेम टाइम 8% आपको अगर वैलिड वोट मिलता है, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन में, ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव का जो इलेक्शन होता है वहाँ का अगर टोटल वैलिड वोट का अगर आपको 8% वोट मिल जाता है तब भी आपको स्टेट पार्टी कंसिडर किया जाएगा। अभी की अगर हम बात करें साथियों तो हमारे पास 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इन सभी का नेम आपने रट लेना है, ये पेपर में आ सकता है। बीजेपी हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआई-एम हो गया, मार्क्सिस्ट, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो गया, और नेशनल पीपल पार्टी जो है। ये आपको 6 पॉलिटिकल पार्टीज आज के टाइम में नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देखने को मिलेंगे। 61 आज के समय में
स्टेट पार्टीज़ हैं। इशू क्या है, ये टॉपिक अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो सवाल ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है हमारा 1950 और 1951 का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट है, ये किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी नहीं दे रहा है, ये अथॉरिटी नहीं दे रहा है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर सके। किस केस में? अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट अगर नहीं करते हैं, तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट अगर नहीं करते हैं, तब उनको डी रजिस्टर करने का जो राइट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अभी नहीं है। ठीक है, तो किस किस सिचुएशन में डी रजिस्टर किया जा सकता है? तो देखो कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉड के तरीके से, ठीक है, फ्रॉड अगर उसने किया है, ठीक है, या फिर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो उसका एलिगेंस है, एक जो आप कह लीजिए इनकी जो एक श्रद्धा है, एक जो ड्यूटी है टुवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर वही ख़त्म हो जाए मान लो, या फिर गवर्नमेंट ने किसी कानून के तहत उस पॉलिटिकल पार्टी को एक अनलॉफुल बॉडी के रूप में अगर मान लो डिक्लेयर कर दिया हो, तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी है कि वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर दे। लेकिन सिर्फ अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इस बेसिस पे डी रजिस्टर करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई भी राइट नहीं है। और यही सवाल है, यही इशू है आज के समय का। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई आपने पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, आप रजिस्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में, आपको सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलेगा? इनकम टैक्स का आपको एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, आप इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, रजिस्टर करवा लिया, अब इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, और गलत तरीके से आपके पास पैसा आ ही जा रहा है डोनेशन के रूप में, आप उसका इस्तेमाल कर ही जा रहे हो, और टैक्स आपको लगेगा नहीं। तो ये सवाल है। और ये लॉ कमीशन ने भी बोला, लॉ कमीशन ने भी बोला कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लगातार 10 सालों तक इलेक्शन में पार्टिसिपेट अगर ना करे, तो उसको डी रजिस्टर कर दिया जाना चाहिए। ठीक है साथियों, तो आपके क्या इस पे व्यू है? प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो इस क्लास में इतना ही साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।